बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। 19 मई 2024। उन्वान है तख्लीक में ज़हानत। शहद की मक्खी फूलों का रस चूसकर शहद तैयार करती है, मगर शहद की मक्खी का सिर्फ इतना ही काम नहीं, इसी के साथ वो और भी कई अहम काम अंजाम देती है। उन्हीं में से एक काम ज़रख़ैज़ी है, यानी नर और मादा के ज़ीरे को एक दूसरे पर पहुंचाना ताकि वो ज़रख़ैज़ हो सकें। ये काम इतना अहम है कि शहद की मक्खी के एक माहिर ने लिखा है कि फूलों का रस वो मुआवज़ा है जो पौधा शहद की मक्खियों को ज़रख़ैज़ बनाने के अमल के लिए अदा करता है। Nectar is the fee paid by the plant for the fertilizing service of the insects. अमेरिका के मशरक़ी हिस्से में फूलों के रस नेक्टर का 90% हिस्सा बेकार चला जाता है, क्योंकि इस इलाके में शहद की मक्खियाँ बहुत कम पाई जाती हैं और इसी निस्बत से ज़रख़ैज़ी का अमल भी निस्बतन कम अंजाम पाता है। मालूम किया गया है कि शहद की मक्खी जब किसी बाग या क्यारी में फूलों का रस चूस रही हो, तो वो बैक वक्त हर किस्म के दरख्तों के फूलों का रस नहीं चूसती, बल्कि वो ये करती है कि जिस फूल का रस एक बार लिया है, उसी का रस बार बार लेती है। वो एक वक्त में एक ही नस्ल के फूलों के दरमियान उड़कर एक के बाद एक का रस लेती रहती है। शहद की मक्खी का ये तरीक़ा ज़राअत और बागबानी के लिए बेहद अहम है। इसकी वजह से वो एक मखसूस फूल के ज़ीरे को उसी मखसूस दरख्त के फूलों तक पहुंचाती रहती है। फूल चूसने के दौरान फूल का ज़ीरा उसके जिस्म से चिपक जाता है। जब वो दूसरे फूल पर जाकर बैठती है, तो उसका ज़ीरा उस फूल पर गिर जाता है। इस तरह नर और मादा के दरमियान ज़रख़ैज़ी का अमल अंजाम पाता है और उनमें तज़वीज का अमल जारी रहता है। अगर ऐसा ना हो तो तकरीबन 1 लाख किस्म के पौधे ज़मीन से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये वाज़ेह तौर पर तख्लीक के निज़ाम में ज़िहानत होने का सबूत है। इस किस्म का बामाना वाक़या लाज़मी तौर पर साबित करता है कि इस दुनिया का एक खालिक है। अगर खालिक ना हो तो तख्लीक के निज़ाम में इस किस्म की मानवियत मुमकिन नहीं। जी, फिनिश आर्टिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्लीक में ज़िहानत। ये आर्टिकल का उन्वान है। मौलाना इस आर्टिकल में एक टाइनी इंसेक्ट, एक छोटे से कीड़े में, जिसको हम मधुमक्खी या शहद की मक्खी कहते हैं, उसमें क्या इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। उस सिलसिले में जो है कई मिसालें मौलाना दे रहे हैं शहद की मक्खी को लेकर। सबसे पहले मौलाना ये बात कह रहे हैं कि शहद की मक्खी जो है, डोंट थिंक इट्स ओनली हनी मेकर। शहद की मक्खी को सिर्फ ये ना समझो कि वो शहद बनाती है। बज़ाहिर जो है उसके नाम से ये लगता है कि इस मक्खी का काम जो है शहद बनाना है, लेकिन साइंस स्टडी करने के बाद ये बता रही है कि शहद की मक्खी जो है शहद बनाने के साथ जो है उसका एक बाई एक्शन भी है, उसका एक बाई प्रोडक्ट भी है। वो ये है कि वो पॉलिनेशन का काम करती है। पॉलिनेशन ये है कि अल्लाह ताला ने जो है अजीब-अजीब मखलूक़ात बनाए हैं।
कुरान के अंदर सूरह यासीन के अंदर है, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात जिसने चीज़ों को जोड़ा-जोड़ा बनाया, पेयर-पेयर बनाया। ये पेयर प्रिंसिपल जो है वो ज़मीन से उगने वाली चीज़ों में भी है, ज़मीन से जो चीज़ें उगती है उसमें भी मेल और फीमेल होते हैं, और जो है खुद इंसानों के अंदर भी मेल और फीमेल है, और फिर उन चीज़ों में भी मेल और फीमेल पाए जाते हैं जो इंसान अभी तक जानता नहीं है। जैसे मसलन उस ज़माने में इंसान नहीं जानता था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो हर चीज़ में जो है पेड़ का कानून रखा गया है, एक जोड़ा होता है। तो मौलाना ये कहते हैं कि जो है जब 2 पेड़ आपस में मिलाप करते हैं तो प्रोडक्शन होता है। तो बेचारे दरख्त एक ऐसी मखलूक हैं जो मूव नहीं करते अपनी जगह से। गोया कि वो जो है अपने अपोज़िट पार्टनर से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो अब कैसे इस मसले को सॉल्व किया जाए? दरख्तों के इस मसले को, उनकी इस इनकैपेबिलिटी को कैसे सॉल्व किया जाए? दूसरे जो जानदार हैं वो तो आपस में मिलाप करते हैं, इस तरह रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। तो दरख्तों के इस मसले को अल्लाह ने जो है बहुत ही ब्यूटीफुली सॉल्व किया। वो ये किया कि मेल और फीमेल दरख्त जो है, मेल दरख्त का जो ज़ीरा होता है, जिसको गैमेट्स वगैरह कहते हैं, तो उस ज़ीरे को मक्खियाँ और जो है मुख्तलिफ दूसरे वेज़ से, दूसरे ज़रिए से जो है फीमेल तक पहुँचाया जाता है। तो ये खुदा का बड़ा इंटेलिजेंट निज़ाम है। तो यहाँ पहुँचकर जो है एक बात ज़हन में आती है, वो ये है कि वाक़ई खुदा जो है इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, तुम्हारा रब जो है बड़ा रऊफ़ुर रहीम है। क्यों रऊफ़ुर रहीम है? सूरह नहल में बताया गया, वल खैल वल हमीर वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यख्लुक़ु मा ला तालमून। उसने जो है तुम्हारे लिए बहुत सारे बार बर्दारी करने वाले एनिमल बनाए, जो इंसानों का बोझ जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। लम तकूनु बालिगीहि इल्ला बिशिक्किल अनफुस। ये ट्रांसपोर्टिंग वर्क जो है, अगर ये एनिमल ना होते तो इंसान जो है अपने बोझ को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही मुश्किल से ट्रांसफ़र कर पाता, अगर ये ना होते। तो अल्लाह उसके बाद कहता है, बेशक तुम्हारा रब जो है तुम पर बड़ा रऊफ़ और जो है बड़ा मर्सीफुल है। तो खुदा की ये जो रफ़त और रहमत है, वो हर चीज़ में आया है। जहाँ भी मखलूक़ात की इनकैपेबिलिटी, उनका वीकनेस आड़े आ जाता है, तो फ़ौरन खुदा जो है उसका मदावा बनकर, उसकी रेमेडी बनकर हाज़िर हो जाता है। जैसे ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स इंसान की कमज़ोरी का जो है इज़ाला बनकर आ गए। तो बेचारे दरख्तों पर भी जो है एक कमज़ोरी का मामला पेश आया कि वो जानदार और लिविंग होते हुए मूव नहीं हो सकते हैं। उनके मेल उनके फीमेल से मिलाप नहीं कर सकते हैं। तो खुदा की रहमत और रअफ़त जो है यहाँ मदद के लिए हाज़िर हो गई। उसने जो है टाइनी मीडिएटर्स को भेजा, यानी शहद की मक्खियाँ और दूसरी मखलूक़ात, जो इनके मेल और फीमेल को आपस में मिलाती है। तो गोया कि जो है शहद की मक्खी शहद रिप्रोड्यूस करने के साथ-साथ प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के काम में मीडिएटर का रोल प्ले करती है। तो मौलाना कहते हैं कि जो है एक साइंटिस्ट कहता है कि ये मुरुवत के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है कि किसी इंसान से आपको कोई फ़ायदा पहुँचे और आप उसको कोई चीज़ रिटर्न ना करें। किसी से हमने कोई फ़ायदा उठाया और हमने उसको कुछ पे नहीं किया, तो ये बहुत ही बेमुरव्वती की बात है।
तो दरख्त जो है इस बेमुरव्वती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वो साइंटिस्ट कहता है नेक्टर इज द फी पेड बाय द प्लांट फॉर द फर्टिलाइजिंग सर्विस ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट की ये जो फर्टिलाइजिंग सर्विस जो है उसका पेमेंट होना चाहिए। तो प्लांट जो है उसके जवाब में अपना नेक्टर देते हैं, अपना वो रस या फ्लूइड देते हैं, जो जो है शहद की मक्खी जो है अपने लार्वास के लिए अपने बी हाइव में जमा करती है। तो गोया कि उन्होंने एक सर्विस प्रोवाइड की मेल और फीमेल के बीच में, तो दरख्तों ने खुश होकर उनको अपना फ्लूइड दे दिया, स्वीटी वाटर दे दिया, ताकि वो जो है बतौर रिम्यूनरेशन के, बतौर पेमेंट के वो जो है अपने घर ले जा सके और उनके ख़ानदान के वो काम आ सके। तो गोया कि यहाँ खुदा की जो राफ़त और रहमत है, खुदा के जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, हर चीज़ में देखा जा सकता है। मौलाना ने अपने दूसरे आर्टिकल में लिखा है कि साइंसदान हमेशा कायनात की एक ऐसी तौजीह करते थे जिससे खुदा हज़फ हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि जो है कायनात का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तामीर की ईंट क्या है? कायनात किस ईंट से तामीर की गई? तो पहले मरहले में उन्होंने ये समझा कि कायनात की जो तामीरी बिल्डिंग जो तामीरी ईंट जो है वो जो है एटम है। लेकिन बाद में एटम के स्प्लिट होने के बाद उनको लगा कि जो है हमारा ये ख़्याल गलत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है कायनात जो है एक रियाज़ीदाँ का अमल है कि हर चीज़ में जो है इसके अंदर कैलकुलेशन है, हर चीज़ वेल कैलकुलेटेड है। अब जो है मौलाना लिखते हैं कि अब जो है डेविड बॉम जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कायनात जो है एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। हर चीज़ में जो है एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन पाया जाता है। तो गोया कि कायनात का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, डेविड बॉम जो अमेरिकन साइंटिस्ट है उनके मुताबिक कि कॉन्शियस और जो है इंटेलिजेंस है। तो वो कॉन्शियसनेस और वो इंटेलिजेंस जो है हर चीज़ में दिखाई देता है, इवन जो है टाइनी इंसेक्ट्स में भी। तो जब हम ये सब बातें गौर करते हैं तो पता चलता है कि जो है बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जाकर जो है मामलात को डिज़ाइन किया गया है। मसलन जो है एक सिंपल सी बात है, हर इंसान की आँख है। तो आँख के ऊपर जो है आईलिड होते हैं, तो आईलिड ये हमेशा जो है ओपन और क्लोज़ होते रहते हैं। तो जब ये नाज़ुक सी आँख पर ओपन और क्लोज़ होते रहेंगे, तो अगर आँख सूखी रह जाए, ड्राई रह जाए, तो वो आँख को ज़ख्मी कर देंगे या वो इस एक्टिविटी को कर नहीं पाएँगे। तो खुदा ने जो है एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम रखा कि हल्का-सा फ्लूइड जो है हमारे आई बॉल पर जो है रिसता रहता है, ताकि जो है हमारे आईलिड जो है सही वर्क करके उसको साफ़ कर सकें। जैसे आप देखते हैं कि पहले सवारियाँ होती थी, तो उसमें वाइपर नहीं होते थे ग्लास पर। धूल और जो है बारिश से जो है ड्राइविंग के वक़्त जो है विज़िबिलिटी कम होती थी। तो इंसान ने जो है वाइपिंग स्टिक लगा दी है ऑटोमेटिक। जब बारिश होती है और विज़िबिलिटी कम होती है तो इंसान बटन डालकर उसको साफ़ करता है। तो गोया कि जो है इंसानी आईलिड को अल्लाह ताला ने एज़ ए आईबॉल के वाइपर बना दिया और फिर उनकी फंक्शनैलिटी को ईज़ी करने के लिए वहाँ पर एक अ, वाटरी फ्लूइड जो है जारी कर दिया, ताकि इंसान जो है उसकी विज़िबिलिटी में फ़र्क ना है। ये कितना अजीब-ओ-गरीब माइन्यूट लेवल पर जो है इंतज़ाम किया गया। हालाँकि कोई इंसान जो है इसको विलिंगली नहीं करता है कि वो आँख पर जो है कोई ऐसा फ्लूइड नहीं लगाता है कि उसके आईलिड जो है सही काम कर सकें। तो ये खुदा की तरफ से किया गया जो है, एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पर एक इंसान की एक हेल्प का मामला है। इसीलिए कुरान में बार-बार कहा गया है कि
फ़न्ज़ुरू माज़ा ख़लक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्ज़, देखो गौर करो क्या-क्या अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान में तुम्हारे लिए इंतज़ामात किए हैं। कुल सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में घूमो फिरो और देखो कि जो है कैसे अल्लाह ताला ने जो है इनिशिएट किया क्रिएशन का और कैसे वो उसका एंड करेगा। तो इस तरह की बेशुमार बातें हैं। इसी तरह अगर हम गौर करें खुद हमारे ही बॉडी पर, तो इंसान को जो ज़ुबान दी गई है, टंग जिसको हम कहते हैं, टंग के ऊपर हलक के एकदम बिल्कुल कॉर्नर पर एक छोटी टंग है, जिसको आम ज़ुबान में परजीभ लोग कहते हैं, अंदर वाली जीभ। तो अभी एक साहब बता रहे थे, वो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, कि ये परजीभ जो है, ऊपर की जो लटकती हुई जो जीभ है, तो उसका काम क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो है जब इंसान डाइनिंग कर रहा हो, खाना खा रहा हो, तो उस वक़्त जो है साँस की नाली को जो है वो बंद करने के लिए, जब इंसान फूड स्वॉलो करता है, तो कहीं जो है ये फूड जो है दूसरी नाली में ना चला जाए, साँस वाली नाली में। तो उसको जो है क्लोज़ करने के लिए जो है ये परजीभ रखी गई है। तो ये कैसा इंटेलिजेंट निज़ाम है, जिस पर हम जितना ज़्यादा गौर व फ़िक्र करें, खुदा की प्लानिंग और उसकी रहीमियत, उसकी रहमानियत, अ अ अ, उसकी सोच और उसकी बारीक-बीनी, व हुवा लतीफ़ुल ख़बीर, और उसकी वाक़िफ़ियत जो है हमारे सामने आती है। तो इस तरह की बेशुमार बातें हैं जिससे पता चलता है कि जो है इस कायनात को अल्लाह ने जो है बहुत ही इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया है। अगर हम उस इंटेलिजेंस पर गौर करें, तो यहाँ से जो है हमारा तज़किया होता है। हम खुदा से जो है अशद्द हुब, वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो खुदा पर ईमान लाते हैं, वो जो है खुदा से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम कैसे पैदा हो किसी इंसान के अंदर खुदा से? लाइव ताल्लुक़, लाइव रिलेशन कैसे पैदा हो? ये लाइव अटैचमेंट कैसे पैदा हो? तो उसका वाहिद ज़रिया ये है कि इंसान जो है कायनात के अंदर ये जो बारीक ज़र्रों से लेकर जो बड़े-बड़े अरेंजमेंट किए गए हैं, उनकी वो स्टडी करें, उन पर वो गौर व फ़िक्र करें। रोज़ाना जो है वो उस पर सोचे, समझे और जो है मॉडर्न जो डेटा जो आ रहा है उसको वो देखें अपनी ताकत भर, अ, और उस पर गौर करके वो लेसन निकाले। तो ये लेसन निकालना ही उसका तज़किये का ज़रिया बनेगा, उसके स्पिरिचुअलिटी शाइन होगी, उसका खुदा से ताल्लुक़ आगे बढ़ेगा, उसके अंदर पॉज़िटिविटी और मुस्बत थिंकिंग आएगी, और मुस्बत थिंकिंग ही जो है दुनिया और आखिरत की सारी खुदा की रहमतों को वो खोलने वाली है। अगर ये चीज़ें ना हो, इंसान तदब्बुर ना करे, हर चीज़ को वो फॉर ग्रांटेड ले ले, वो सिर्फ़ इतना ही देखे कि बस शहद अवेलेबल हो रहा है, वो बस इतना ही देखे कि उसे फूड और अनाज मिल रहा है, वो बस इतना ही देखे कि उसको घर और गाड़ी मिली हुई है, वो बस इतना ही देखे कि उसे बीवी और फैमिली मिली हुई है, तो उसके अंदर कोई शुक्र का जज़्बा पैदा नहीं होगा। जब वो माइन्यूट लेवल पर जाकर इस पर गौर करेगा, तो उसको पता चलेगा कि खुदा ने कैसे इंसान की बेशऊरी के बावजूद उसको कितनी बड़ी-बड़ी नेमतों से नवाज़ रखा है, और कैसे उस पर जो है अज़ीम इनामात और रिवार्ड्स किए हैं। और फिर ये इनामात जो है वो सिर्फ़ दुनिया की हद तक महदूद नहीं है। दुनिया में ही उसने इतना ज़्यादा दे दिया कि इंसान उसमें गाफ़िल होके रह गया। लेकिन कुरान के मुताबिक ये दुनिया में जो मिला हुआ है, वो सिर्फ़ एज़ ए सैंपल के है। जो मिलने वाला है, वो बहुत ज़्यादा है। जो मिला हुआ है, वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, और जो उसको नेक्स्ट खुदा देना चाहता है, वो ज़मीन और आसमानों से भी ज़्यादा है। ज़मीन और आसमान और जो वास्ट यूनिवर्स है, उससे भी हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा है। तो खुदा के पास इतना ज़्यादा है इंसान के पास देने के लिए, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता है। तो खुदा जो है अपने बंदे का ज़हन जो है खोलना चाहता है, और उसको ये दावत देता है कि वो जो है पॉन्डर करे, कंटेम्पलेशन करे, कायनात में गौर करे, खुदा की किताब और उसके
रसूल की सीरत जो है उसको इस सिलसिले में गाइड और हेल्प करेगी, ताकि वो जो है एक अनलिमिटेड पर्सनैलिटी बन सके, ताकि वो जो है वो पर्सनैलिटी बन सके जिसको खुदा जो है आइसबर्ग के मानिंद जो बची हुई उसकी रहमतें हैं, उससे उसको नवाज़ सके। उसको वो जो है अवेल कर सके, यूटिलाइज़ कर सके। तो उस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ये महदूद मुद्दत हमें दी गई है, मुझे और आपको। जिस आदमी ने इस वक़्त का सही इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी का, अपने आप को एजुकेट किया, अपने आप को जो है अवेयर रखा और अपने आप को पॉन्डरिंग के प्रोसेस में डाल दिया, जब वो खुदा के पास पहुँचेगा, तो वो अनलिमिटेड नेमतों से फ़ायदा उठा सकेगा। और जो आदमी इसी पर रुका रहा और इसी में मशगूल रहा, उसको कुछ पता नहीं, वो सेंसलेस यूज़र बनकर ज़िंदगी गुज़ारा और सेंसलेस यूज़र के तौर पर उसकी डेथ हुई। तो खुदा उसको जो है एक इनएलिजिबल कैंडिडेट के तौर पर उसको डील करेगा और उसको वो बची हुई जो उसकी लामहदूद नेमतें जो उसने इंसानों के लिए तैयार करके रखी है, उससे उसको महरूम करके छोड़ेगा। तो मैं इस पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि डेली बेसिस पर खुदा मुझे और हमारे ऑडियंस को, हमारे सामीन को खुदा की नेमतों को डिस्कवर करने और अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंटैक्ट रखने और उसको शाइन करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल भाई। हाँ शुक्रिया फयाज भाई, बहुत ही आपने अच्छे से बताया बात। और ये बहुत ही इसमें जो बात मौलाना बता रहे हैं वो इतना इंटरेस्टिंग है कि बी के बारे में अगर आप देखिएगा ना, तो हमारे स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया तो जाता है और थोड़ा बहुत हमने जाना है, बट बी पे उस तरह से फोकस कभी नहीं किया है एज अ मारिफत आइटम, है ना। कि बी ये बात बाद में मालूम चली कि पूरा जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन या लाइफ ऑन अर्थ, जो प्लांट्स या पेड़ जो हैं, वो पूरा का पूरा जो निज़ाम है वो बी के प्रेजेंस के ऊपर में है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बीज एक्सटिंक्ट हो गई तो दुनिया में दुनिया से लगभग सारे ऐसे प्लांट्स का खात्मा हो जाएगा जो कि फ्रूट बियरिंग है या फिर जो फूड प्रोड्यूस करती हैं, फूड वाले प्लांट्स हैं। तो बेसिकली एक कैटास्ट्रॉफी होगी दुनिया के लिए। तो ये बात इतनी बड़ी है कि मतलब जो बात मौलाना ने इस आर्टिकल में मेन बात जो अपने आर्गुमेंट के तौर पे इसको तो पेश किया, बट जो मेन बात है कि डिजाइंड यूनिवर्स, द यूनिवर्स विद अ डिजाइनर, इतना इंटेलिजेंट यूनिवर्स है कि इट कैनॉट, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग, उसके बगैर ये नहीं हो सकता। तो ऐसे करके मतलब अल्लाह ने ये सारा कुछ प्लान करके रखा था। आप जैसे इसको प्लांट के केस में आप पेड़ के केस में बता रहे थे कि अगर बी ना हो तो पेड़ पॉलिनेट नहीं हो पाएंगे और फिर वो क्या बोलते हैं, बट लॉन्ग मतलब अगर हम इंसान के तरह से अगर हम देखें तो इसमें एक बात ये है कि बाई प्रोडक्ट में तो बी हनी बनाती है, बट उस हनी को भी बनाने के लिए उस फॉर्मेट में जो मतलब अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक वो दे रखा है कि समझ में आ रहा है कि एक लालच एक चीज़ का दे रखा है, एक आपका एसेंशियल नीड है। और जब इंसान उस नीड को पूरा करने के लिए जब आगे बढ़ता है या कोई भी क्रीचर आगे बढ़ता है, तो उसका एक बाई प्रोडक्ट आता है जब उस सही तरीके से जब वो चलता है। और उस बाई प्रोडक्ट से फिर एक दूसरा एक इकोसिस्टम पूरा सरवाइव करता है और बेनिफिट लेता है। और इस पूरे चेन में अगर हम आके देखें तो इंसान पे आके चीज़ रुकती है। इंसान ही एक ऐसा है जो कॉन्शियस प्लेन पे किसी चीज़ को करता है और उसका बाई प्रोडक्ट में नुकसान भी होता है। और एनिमल एनिमल किंगडम में या फिर जो नेचुरल किंगडम अगर हम बोलेंगे, एक्सेप्ट द एक्सेप्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो भी कुछ इस तरह के नेचर में प्रोसेसेस चल रहे हैं,
उसका जो बाई प्रोडक्ट है इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर समबडी। बट इंसान ही सिर्फ एक ऐसा मतलब बीइंग है जो उसका कि जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्शंस सम मोस्टली आर नॉट बेनिफिशियल, है ना। तो इसको बहुत ही कॉन्शियस प्लेन पे उसको बेनिफिशियल बनाना पड़ता है, या जो नॉन बेनिफिशियल पार्ट है उसको फिर रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक बात कहूँ, कोल कोल का डिस्कवरी, सबसे पहले कोल का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद कोल एक नेचुरल प्रोडक्ट के एक फिनोमेना के थ्रू प्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद उसको इंसान ने हार्नेस करना स्टार्ट किया एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी के तौर पे। और अब जब उसने उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट किया, तो वो जो धुआं निकल के स्मोक एनवायरनमेंट में जा रहा था, फिर रियलाइज हुआ कि भाई इससे तो बहुत नुकसान है ना। तो इंसान ने जब उस कन्वर्जन के प्रोसेस में जब आगे स्टेप इन किया, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो नुकसानदेह है। और नुकसानदेह किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए नहीं, उस सारे कायनात के लिए। मतलब जो इस वर्ल्ड के अंदर जो बाकी जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो अब देखिए, अब इंसान के इंटेलिजेंट होने का सबूत भी और उसके महदूद इंटेलिजेंस का भी सबूत, दोनों एक ही चीज से सामने आ रहा है। इंटेलिजेंस यहाँ तक कि उसने अल्लाह के दिए हुए एक रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर पाया, या बोले तो यूज कर पाया। बट उसके इंटेलिजेंस का लिमिटेशन यहाँ तक कि वो उसको उसका जो बाई प्रोडक्ट है उसको बहुत यूजफुल नहीं बना पा रहा है। माने एक चीज तो उसके लिए यूजफुल है, बट उसके जो अदर जो 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 एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत हार्मफुल है ना। बट इंसान फिर इसमें कुरान की वो बात भी फिर सामने आ रही है कि अल्लाह ताला को एक ऐसा मखलूक चाहिए जो कि अपनी गलती को रियलाइज करे। तो हम लोग तो नॉर्मली गलती को मतलब इस सेंस में बात करते हैं, जो स्पिरिचुअल हम लोग डोमेन में बात करते हैं कि ह्यूमन पर्सनालिटी डेफिशिएंसीज के बारे में बात करते हैं। बट अगर हम उसको साइंस के टर्म्स में देखें और सिविलाइजेशन के टर्म्स में देखें, तो वहाँ पर ये डेफिशिएंसी है कि हम लोग जैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा ये जो बाई प्रोडक्ट है इससे हमारा जो जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, अच्छा पार्टिकल जा रहा है, सूट के फॉर्म में जा रहा है। इससे जो प्लांट्स है, क्रॉप्स हैं, उस पर असर पड़ रहा है ना। तो फिर उसके बाद इस पे एक्शन स्टार्ट हुआ कि इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, स्मोक इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, इसमें से जो पार्टिकल्स है उसको कैसे किया जाए। तो फिर इंसान ने फिर दिमाग लगाया, और फिर फिर उसने इंजीनियरिंग करके उसमें से बहुत हद तक सूट को कैप्चर कर रहा है। वहाँ से जो चिमनी से निकलता है उससे पहले बहुत हद तक सूट को कैप्चर कर रहा है। तो बेसिकली वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रह जा रहा है, उसमें सूट के पार्टिकल्स बहुत कम रह रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसान फिर से एक इंटेलिजेंट बीइंग का प्रेजेंस को दिखा रहा है कि उसके जो बाई प्रोडक्ट है ना, उसका जो एफर्ट का बाई प्रोडक्ट है उसमें जो नुकसान हो रहा है उसको वो आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी सिफत है जो अल्लाह ताला ने मैंने चाहता है इंसान से। उसने यही बात फरिश्तों से कही कि तुम वो जानते हो कि अपनी गलती पे अपने आप को सुधारना जानेगा, है ना। अब एक टाइम था कि जो हम लोग के वर्ल्ड में जो बड़े लीडर्स थे वो इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं मान रहे थे शुरू में, क्योंकि कमर्शियल स्केल पे देखते हैं वो अपने को प्रॉब्लम उसको नहीं देखते। तो इसका देखिए उन्होंने कितना अकलमंदी से हल निकाला कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ इंडस्ट्री को हम मूव कर देंगे चाइना की तरफ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ मूव कर देंगे, ताकि उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। वो ये सोच रहे थे, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट वहाँ खराब होगा, इसलिए आप देखेंगे इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं वो ज्यादा चाइना और इंडिया में है। ठीक है, आपको वेस्ट का आपको वेदर बड़ा अच्छा लगेगा, उसका जो आपको नेचुरल ब्यूटी आपको मेंटेन रहे दिखेगी, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वहाँ से अपने उसको हटा दिया, इंडस्ट्रीज को हटा दिया। ठीक है, हम लोग ये सोचे कि नहीं, दूसरे लोग डेवलप करके अपने इंडस्ट्रीज को उन्होंने इम्प्रूव किया, ऐसा नहीं है। वो बड़ा मतलब प्लान्ड वे से उन्होंने वहाँ से हटाया उसको, ठीक है, हटा करके दूसरी तरफ उसको मूव किया ताकि हम सेफ रह सके। बट अब इंसान ये समझ गया है कि हम भले ही लोकलाइज्ड
इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से हमको माने ना झेलना पड़ रहा हो, बट ये ग्लोबल एक पैंडेमिक बन गया, ये ग्लोबल इम्पैक्ट इसका हो गया और अब उससे कोई अछूता नहीं है। आप भले यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर आप बैठे हैं, फिर भी आप उससे अछूते नहीं है। प्लास्टिक पोल्यूशन से आप अछूते नहीं है, कार्बन ग्लोबल वार्मिंग से आप अछूते नहीं है, आपके ऊपर इसका असर पड़ रहा है। अब जाके अब इंसानी जहन के अंदर ये बात आई है कि अब पूरे लार्ज स्केल में सब लोग अब मिलके ये सोच रहे हैं कैसे करके इसको कम किया जाए। तो इंसान ट्रायल एंड एरर से सीख रहा है और सीखता है। अल्लाह को इंसान की सबसे बड़ी खासियत यही बताई है और अल्लाह को यही चाहिए, पसंद है। एक तो जो हम मॉरल डिग्रेडेशन की बात करते हैं या तो हम मिस्टेक्स की बात करते हैं उसका रेक्टिफिकेशन, और एक ये भी कि हमारे एक्शन से दूसरे पे असर पड़ रहा है नेगेटिवली, उसको हम कॉन्शियसली हम उसको अंडरस्टैंड करें और उसको ओवरकम करें। तो ये सारी बातें अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें ये अल्लाह की तरफ इशारा करती है, एक इंटेलिजेंट बीइंग की तरफ, कि उसने जो कुछ बनाया है और जो परोसा है हमें, उसमें कैसे कुछ भी नुकसानदेह नहीं है। एवरीथिंग इज टर्निंग आउट टू बी बेनिफिशियल, है ना। अच्छा, अब आपको मैं एक बात और बताऊं, एक रीसेंट डिस्कवरी है, एक बैक्टीरिया मिला है जो प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम कोई बैक्टीरिया मिला जो प्लास्टिक कंज्यूम कर रहा है जी। अब तक मतलब उसको कैसे करके मालूम चला, बैक्टीरिया नहीं, वो है वर्म सॉरी, मैं बैक्टीरिया बोल रहा हूँ। वो उसको उन्होंने प्लास्टिक के इसमें रखा था, वर्म को रखा था। तो जब वो वापस उन्होंने उसको कुछ दिन के बाद खोला, देखा तो कि प्लास्टिक में छेद हो गए। तो इनको बड़ा अजीब बात लगा कि ये प्लास्टिक में छेद हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उनको लगा कि उसका जो वेस्ट है, जो वो फीकल मैटर जो प्रोड्यूस करता, शायद उससे एसिडिक रिएक्शन से प्लास्टिक गल गया होगा, उनको ऐसा लगा। ठीक है, तो उन्होंने फिर उसको टेस्ट किया तो मालूम चला कि नहीं, उसके वेस्ट से ऐसा नहीं हो रहा है, वो खुद कंज्यूम कर रहा है प्लास्टिक को। तो वो प्लास्टिक को कन्वर्ट कर दे रहा है, हाँ, प्लास्टिक को उसके जो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको तोड़ दे रहा है। तोड़ करके उसको वापस से मतलब ऑर्गेनिक इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है प्रोडक्ट में। को पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है उसको हमारा जो इकोसिस्टम है उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगा, उसको वापस माने मिनरल बना लेगा, या फिर उसमें से न्यूट्रिएंट डिराइव कर लेगा, कार्बन ले लेगा, है ना। तो अभी हमारे पास वो पता नहीं था हमें, तो इनको मालूम चला है। तो अभी देखिए इंसान का अकल देखिए, ये चाहे तो उस वर्म को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करे, उसको बढ़ाए, बट उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया कि वर्म जिस रेट पे काम कर रही है, जिस रेट में हमारे दुनिया में प्रॉब्लम है प्लास्टिक का, इट कैनॉट बी सॉल्व बाय वर्म्स। ठीक है, इन्होंने वर्म कौन सा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है, उसका कौन सा केमिकल वो सिक्रीट करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो पूरे प्रोसेस का भी एनालिसिस चल रहा है, ताकि वो वैसे केमिकल बना पाए जिसके थ्रू प्लास्टिक को जैसे वो डाइजेस्ट करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसी तरह से प्लास्टिक को ब्रेक करके उसके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम उसको कन्वर्ट कर सके। अच्छा, तो अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। बहुत अजीब बात। अब ये बता रहा है, देखिए जी, तो ये देखिए दोनों चीजें मिल करके एक हाईएस्ट इंटेलिजेंट बीइंग और एक लेस इंटेलिजेंट बीइंग दोनों प्रेजेंट है। अब लेस इंटेलिजेंट बीइंग को सिर्फ एक काम करना है कि उस हाईएस्ट इंटेलिजेंट बीइंग को डिस्कवर करना है, और बाकी जो अपने दुनिया में रोल प्ले कर रहा है उसको करते रहे, है ना। प्रोग्रेसिव रोल जो वो कर रहा है वो करता रहे, यही जो चीज है करने का काम है। तो मतलब अल्लाह ताला ने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है, प्रोडक्टिव रहिए दुनिया में, अपने एक्शन से किसी को नुकसान ना हो इसके बारे में सचेत रहिए, और दूसरा अल्लाह को डिस्कवर कर लीजिए, छोटा सा लाइफ आपको यहाँ से चले जाना है अपना रोल प्ले करके। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है। अब क्या मतलब जब अब इंसान इस पे सोचता है तो फिर फाइनली जाके वहीं रुकता है, दिमाग जाके एक जगह पे डेड एंड पे आके रुकता है, फिर लगता है कि गॉड का नेसेसिटी महसूस होता है ना। कोई तो है जो अल्टीमेटली इन सब चीजों को चला रहा है, मैनेज कर रहा है, जिसने कि जैसे हमको इतना मैनेज करना पड़ रहा है,
इतना कुछ हम्म, लगाना पड़ रहा है इसमें। तो जिसने हम्म, जिसने ये फुल प्रूफ यूनिवर्स बना के रखा है, जो अर्थ बना के हम्म, रखा है, साथ में यूनिवर्स बना के रखा है, सारा सिस्टम जो बना के रखा है, ठीक है। हम्म, अच्छा, कल वो कितना ही ज्यादा ग्रैंड है कि उसने कितने ही हम्म, जबरदस्त तरीके से इन सब चीजों को, अगर हम ये मान लें कि एज हम्म, इट इज नहीं था, मैंने वन शॉट में नहीं हुआ, ठीक है। जिसको हम्म, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के थ्रू खुदा ने मान लीजिए सपोज काम किया, ठीक है, चीजों को हम्म, अडॉप्ट करवाया, हम्म, सिचुएशन सिचुएशन बिगड़ा, उसको अडॉप्ट करवाया, सिचुएशन बिगड़ा, अडॉप्ट करवाया। अगर आप सिर्फ एक हम्म, एस्पेक्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा, ठीक है। हम्म, बट अगर आप, और नॉलेज इतना वास्ट और इतना ज्यादा यूनिवर्स में कोऑर्डिनेशन है ना, कि वही बात हम्म, वो कहते हैं ना कि अगर 1% भी अगर डिविएशन, पॉइंट पॉइंट बिलियंथ ऑफ अ फ्रैक्शन, है ना, हम्म, अगर डिविएशन हो जाता किसी भी प्रोसेस में, तो दुनिया हम्म, कुछ की कुछ हो जाती, ठीक है। तो हम्म, कल कल ऐसे ही एक पोस्ट आया कि मैंने फेसबुक पे देखा कि नंबर ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, एंड ड्वार्फ प्लैनेट था। तो हम्म, एक एक था कि उसमें 8 प्लैनेट्स दिखा रहे हैं और 2 ड्वार्फ प्लैनेट्स को दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने सबका एंगल ऑफ टिल्ट, तुमको पता है ना एक्सिस पे जो टिल्ट है, अर्थ का 23.5 डिग्री का टिल्ट है ना, नॉर्थ पोल हमारा हम्म, थोड़ा सा टिल्ट है राइट पे, और इनका जो 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 सर्कलिंग है, मतलब जिस तरह से घूमता है एंटी, ये क्लॉकवाइज घूमता है ना। तो क्लॉकवाइज घूमना, और बाकी सारे प्लैनेट्स का उसमें वो दिया हुआ, सबका ही दिया हुआ था कि कौन कितने डिग्री एंगल पे है और कैसे कैसे घूम रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो उसको देख के भी ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने कई सारे पहले सैयारे बनाए होंगे, और उसमें से जो जो ओनली क्या बोलते हैं, द ओनली राइट कंडीशंस जो तैयार हुए, हम्म, दैट इज ऑन अर्थ। डिस्टेंस का फैक्टर हमें पता ही है, डिस्टेंस का जो है, फिर जो टिल्ट का फैक्टर है, अर्थ का टिल्ट का फैक्टर है, फिर उसके वजह से जो जो चेंजेस इन 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 क्या बोलते हैं सीजन्स है ना। तो ये सारे चीज मैंने इतना ज्यादा प्लान्ड है, इतना ज्यादा प्लान्ड है, हैरत अंगेज तौर पे, कि इंसान जब अगर सोचना शुरू कर दे, सिर्फ सिर्फ सोचना शुरू कर दे, तो उस सर पीट के रह जाएगा। उसको एक टाइम पे लगेगा कि पागल हो जाऊंगा, उसको मतलब क्या बोलते हैं, वो पूरा वो कर ही नहीं सकता, कंप्लीट कंप्लीट चीजों को अहाता ले ही नहीं सकता। एक टाइम पे आके वो थक हार के आके वो अल्लाह अकबर बोल देगा, और वो भी बोल देगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो वो उसके मुंह से मतलब इनवेरिएबली निकलेगा ही निकलेगा, अगर वो सोचना शुरू कर दे। तो कल हम लोग एक और आर्टिकल पढ़ रहे थे मौलाना का, बंगाली, अपने उसमें मीट में, उसमें ये बात थी, अब्दुल्ला भाई ने समझाई, आर्टिकल में डायरेक्टली तो नहीं थी, कि सोचना, डीकंडीशनिंग का सबसे पहला जो प्रोसेस है वो सोचना। तो एज अ दाई हम लोग रिलीजन के दाई नहीं बन के लोगों को सोचने के तरफ अगर हम दावत दें, फ्री थिंकर्स बनने की तरफ अगर हम दावत दें, उनको इनवाइट करें, तो शायद में भी इंसान अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करते करते क्या बोलते हैं, फिर आइडेंटिफाई करे खुदा को, फिर उसका उसका इमोशन जुड़ जाए, और फिर इमोशन जुड़ने के बाद फिर अगला स्टेज है कि फिर वो एक्शन भी वो करे जैसा कि उसका खुदा चाहता है, हमारा रब हमसे चाहता है। तो ये बहुत ही मतलब चीज़ समझ में आ रही है कल के आर्टिकल और आज के इसको देख करके, कि जो ग्रेटनेस ऑफ गॉड है ना, उसको सिर्फ उजागर कर देने से ही, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूनिवर्स को भी इंसान अगर उजागर कर दे, सोचने में मजबूर कर दे इंसान को, और इस पे ही बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करे, तो इससे भी लोगों का मतलब लॉन्ग टर्म पे जाके ये असर आ सकता है। बट अगेन दैट गाइडिंग फैक्टर इज रिक्वायर्ड, नहीं तो फिर वो एथीज्म की तरफ भी इंसान जा सकता है, सब कुछ रैंडमली हुआ है। कोई भी सोचने वाला इंसान ये नहीं बोल सकता कि ये रैंडमली हुआ है, इतना ज़्यादा कोहेशन है ना पूरा यूनिवर्स में, इतना ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग है कि एकदम पागल सा लगता है जब सोचा जाए। एक छोटी सी बिल्ली जिसको कि इंसान बहुत रेयर देखता है, वो हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस का इतना बड़ा हिस्सा है।
और अगर हम अपने उसमें अगर हम अपने पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन को देखें ना, इंसान जो इंसान को ग्रेट समझता है, तो वो इतना मिनिस्क्यूल हो जाता है ना, इतना मिनिस्क्यूल हो जाता है कि फिर कोई कोई बात ही नहीं रह जाती। तो ह्यूमन ह्यूमन ग्रेटनेस का मामला यही खत्म खत्म समझ में आता है। और अल्लाह ग्रेटनेस फिर वहां से वही निकलता है, गॉड अराइजेस। गॉड का God arises, really God arises from reflection and क्या बोलते हैं, knowledge of the universe, of the complexity of the universe and the क्या एकदम फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स जो है ना, उससे जबरदस्त तरह से वो निकल गया। जी बस इतना ही कहूँगा। माशाल्लाह, बड़े अच्छे ये मिले आपसे स्पेसिफिकेशन, बहुत अच्छा ये रहा। अब मतलब सोचिए ना कैसे, मतलब इंसान का बाई प्रोडक्ट, इंसान कोई चीज बना रहा है तो कितना हार्मफुल है ना। उसको एक टाइम लगता है, 50 साल का टाइम लगता है इंसान को समझने में। 50 साल 100 साल लगता है, तब जाके इंसान आइडेंटिफाई कर पाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाता है। फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में फिर उसको 15 साल लगता है। अभी अभी मतलब कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आए दुनिया में कितना साल हो गया? 100 साल हो गया क्या? 150 साल हो गया? 150 नहीं, 100। 1900 कब आया था, डिस्कवर हुआ था ऑयल? 1850s में कोल डिस्कवर हो गया था। कोल डिस्कवर हो गया था 1850s में। यहाँ से लेकर के उसका बैड इफेक्ट को समझ के अब उसको ओवरकम करने में जो बात आई है, कितना पीरियड लग गया इंसान को। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज दे रखा है। आप अगले स्टेज के लिए चीज दे रखी है। पहले स्टेज पे कोल, अगले स्टेज पे पेट्रोलियम, उसके बाद के स्टेज पे सिलिकॉन, ताकि अब आप उससे वो बनाइए, क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बनाइए। विंड एनर्जी को टैप करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल से वो बनता है, टरबाइन्स बनते हैं बड़े बड़े, है ना, विंड एनर्जी को टैप करने के लिए। अल्टीमेटली कितना ज्यादा मतलब स्टेज वाइज उसने दे रखा है, हम उसको डिस्कवर करते जा रहे हैं, यूटिलाइज करते जा रहे हैं। बहुत सही। आपको पता है भैया, आपको एक और प्रॉब्लम दुनिया के सामने, एक सॉल्यूशन तो आ गया है रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, उसका जो अगला प्रॉब्लम है वो भी सामने में है। रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने का प्रॉब्लम। आप इनफाइनाइट एनर्जी आप मान लीजिए जनरेट कर लिए, आप न्यूक्लियर एनर्जी से तो सब आप एनर्जी जनरेट कर लिए, बट एनर्जी तो डिसिपेट हो जाता है, उसका नेचर ये है कि वो डिसिपेट हो जाएगा। उसको स्टोर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब स्टोर करने में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, वो सारे हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। बैटरी हो जाए, किसी फॉर्म ऑफ बैटरी हो जाए, वो सारा हार्मफुल है। अच्छा, अब आप अल्लाह का निज़ाम देखिए, आप अल्लाह का निज़ाम देखिए, वो कितना ज़्यादा एनर्जी द फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं, सनलाइट भेज रहा है दुनिया में, है ना। उसको स्टोर करने के लिए उसने क्लोरोफिल नाम का एक 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 ये दे रखा है पेड़ों में, वहां स्टोर होता है जाकर के। बट इंसान जो अभी कर पा रहा है, इंसान क्लोरोफिल बेस्ड का वो नहीं, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में सोच भी नहीं रहा है। अभी आपसे बात करते करते अभी जस्ट मुझे रियलाइज हो रहा है कि हम लोग शायद, पता नहीं, केमिकल इंजीनियर्स जो है, जो अब हम क्योंकि इस फील्ड के हैं नहीं, तो हमें पता नहीं कि उन्होंने इसको ट्राई किया है कि नहीं। जो हम लोग सोच रहे हैं स्टोर करने का, जितना भी हम अभी तक हमने मतलब किया है प्लानिंग, वो सारे हार्मफुल है। मैंने लोगों ने अगला प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई कर लिया है। ये जो बैटरीज बन रहे हैं ना, बैटरीज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये बैटरीज कहाँ जाएंगे? इसमें का जो मेटल्स है, जो हेवी मेटल्स है इसमें जो यूज हो, वो उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे, कहाँ रखेंगे?
कैसे करके उसको हम क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है, रिसाइकल कैसे करेंगे, रिसाइकल करके वापस कैसे ऐसा प्रोडक्ट में कैसे करें ताकि वो यूजफुल प्रोडक्ट हो जाए, वेस्टफुल ना रहे। तो ये अभी एक बड़ा चैलेंज है, अगला चैलेंज है ह्यूमन सोसाइटी का जो डेवलपमेंट में। हाँ, एक तो प्लास्टिक और दूसरा ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इंसान के सामने। अच्छा। 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 हाँ सर। जी, इस बार इस आर्टिकल से रिलेटेड मुझे एक और पिछले साल का एक इंसिडेंट याद आया कि पिछले साल मैंने एक कमेंट किया था, एक साइंटिफिक पोस्ट थी। तो साइंटिफिक पोस्ट पे आम तौर पे वो लोग ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं जो एथिज़म्स की तरफ टिल्ट होते हैं। तो वो पोस्ट थी हमारे यूनिवर्स की एक फोटो थी। उसमें एक पॉइंट करके बताया गया था कि तुम इतनी बड़ी यूनिवर्स में इतने से मामूली सा हैसियत रखते हो। तो उसके कमेंट्स जब देखे तो आम तौर पे वो लोग रैशनल बोलने वाले वो बोल रहे तो एथिज्म की तरफ ही टिल्ट थे और सबसे बड़ा दलील दे रहे थे स्केलिंग की कि हमारी यूनिवर्स की स्केलिंग इतनी बड़ी है कि इसमें एक छोटी सी दुनिया में इत्तेफाक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने एक कमेंट किया जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। मतलब उसी पोस्ट में बहुत सारे जो मज़हबी टाइप लोग थे, खासकर ईसाई लोग, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए मेरे उस कमेंट को देख के और बहुत लाइक भी किया और बहुत सारे रिप्लाई आए। इतने रिप्लाई आए कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो मेरा वो कमेंट था कि ये यूनिवर्स जो है इतनी बड़ी है और इसको ऑब्जर्व करने वाला अगर इंसान ना होता तो कितना अधूरापन-सा होता कि इतनी बड़ी कायनात बन के और खत्म हो गई। तो मैंने उसको डायरेक्ट से ना जोड़ के नेचुरल को ही जोड़ा क्योंकि साइंटिफिक लोग बताते थे कि ऐसा महसूस होता है कि मानो ये कायनात खुद चाहती थी कि जो इसके ऊपर को ऑब्जर्व करे और फिर उसने हमारे धरती पर वो सारे इंतजाम ही कर दिए। असल मानो कि उससे नेचर ने ही सारे हमारे इंतजाम करे, हमारा पालन पोषण किया और हमको टेलीस्कोप तक पहुंचा दिया। टेलीस्कोप के भी सारे सामान हमारे को नेचर ने ही मुहैया करा दिए, जैसे कि नेचर खुद चाहती थी कि हम ऑब्जर्व करें। तो इस तरह का कमेंट था। तो जब ये पढ़ा तो बहुत ज़्यादा ईसाइयों ने एप्रिशिएट किया। उन्होंने सबसे पहले नास्तिक थे, तो कमेंट उनका बस एक ही साहब भाई कमेंट आपकी आवाज क्लियर नहीं है, जी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। नॉइस टाइप में आ रही है। अच्छा, हो सकता है पंखे की आवाज आ रही हो। तो मेरी आवाज क्लियर समझ नहीं आई? कुछ आखिर की नहीं आई, कमेंट के बाद की नहीं आई। अब आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। अच्छा, तो मेरा वो कमेंट था कि यूनिवर्स को जब हम देखते हैं तो मानो ये यूनिवर्स खुद चाहती हो कि इसका कोई ऑब्जर्वर हो जो उसको ऑब्जर्व करे। उसके लिए उसने इस धरती पर सारे इंतजाम करे, खुद ही इंसानों का पालन पोषण के सारे इंतजाम करवाए और यहाँ तक कि हमको टेलीस्कोप तक भी खुद नेचर ने ही पहुंचाया ताकि कोई हो जो उसको इतनी बड़ी कायनात को ऑब्जर्व करे। वरना कितना अधूरापन सा होगा कि इतनी अनंत कायनात और कोई उसको देखने जानने सुनने वाला नहीं और वो अपने आप बन के खत्म हो गई। तो इस तरह का कमेंट था। तो जब ईसाई लोगों ने देखा, खासकर मज़हबी तबके ने, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट किया और उन्होंने खुदा से बहुत जोड़ा। और किसी ने तो ये भी लिखा कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट कमेंट है, जो इसने मुझे खुदा से जोड़ने का काम किया। तो
ये जब मैंने लिखा तो बहुत बस जो एंटी वाले थे मतलब साइंस की पोस्ट पे तो ज़्यादातर रैशनल वो बोले वो यही बोलता है कि फिर स्केलिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि इतनी बड़ी स्केलिंग है तो उसमें इत्तेफाक होना कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ, तो हुँ, फिर ये समझा था कि ईसाइयों का जो इस वक़्त माइंड है, उनको अगर कोई तर्क वाली बात की जाए तो उनको ज़्यादा एड्रेस करती है। हुँ, तो शायद मुसलमानों में अगर मैं ये कमेंट करता तो वो इतना वायरल ना होता। हुँ, 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 तो यही मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था जो इस आर्टिकल से मैंने याद आया मुझे। हुँ, सैफ भाई आपके बात की भी तस्दीक हो रही है कि जो वो नहीं है क्या बोलते हैं तो हम लोग का हम लोग का जो ये है ये फोन इतने आ रहे हैं ना। जी सॉरी सॉरी ये जो बात आप बोल रहे हैं ना साहब भाई कि नॉन मुस्लिम्स ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया मतलब जो क्रिश्चियंस हैं वो ना प्रिपेयर्ड माइंड की बात है। मुसलमानों का हम लोग का जहन अभी प्रिपेयर्ड माइंड ही नहीं है कि हम जो आपने आर्ग्यूमेंट दी इतनी बड़ी आर्ग्यूमेंट दी उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, है ना। उसमें जो बड़ी बात है जो अल्लाह के बारे में जो मैसेज उसी में है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर हुँ, लिया। हुँ, जबकि हाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो एक तरह से फिर ये भी लगता है कि जो मिशन का जो आउटवर्ड जो आउटलुक है ना वो बहुत मतलब कितना इम्पोर्टेंट है कि शायद ये बातें अल्लाह हम लोग काम किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह का बड़ाई बयान कर रहे हैं, आपस में भी कर रहे हैं और दूसरे को भी इस तरफ इनवाइट कर रहे हैं। बट हमें क्या सक्सेस मिल रहा है, मुसलमानों के अंदर हमें सक्सेस कम मिल रहा है। मगर बाहर की तरफ देखिए आपके इससे समझ में आ रहा है कि ज़्यादा एफर्ट बाहर ही करना सही है कि हुँ, वहाँ पर अल्लाह के एक जो एवोल्यूशन जो अल्लाह ताला लेके आ रहा है ह्यूमन माइंड के सतह पे, तो उसमें जो प्रोग्रेस आया है दे आर मोर हुँ, मैच्योर्ड एंड प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड हुँ, अप्रिशिएट, है ना। हुँ। ये मतलब कमेंट के अल्फ़ाज़ एक मरतबा और बताइए सैफ साहब? एफर्ट का कमेंट ऐसा था कि साइंटिफिक पोस्ट थी तो वहाँ रैशनल लोग ज़्यादा थे, जो कि हालाँकि वो मज़हब को क्रिटिसाइज़ नहीं था लेकिन लोग तो उस मज़हब पे ही चले जाते हैं चाहे कितनी साइंटिफिक हो। हुँ, तो मैंने उनको देख के बस ऐसे ही एक कमेंट किया कि अगर कैसा होता कि अगर हम इंसान इस कायनात को ऑब्ज़र्व ना करते, तो ये इतनी बड़ी कायनात बन के ख़त्म हो जाती, ऐसे ही ख़त्म हो जाती मीनिंगलेस हुँ, जिसका कोई सेंस नहीं बनता और कितना एक अजीब फिनोमेना होता कि हुँ, इतनी ग्रेट कायनात बनी और कोई उसको ऑब्ज़र्व देखने वाला ही ना था, इतना बड़ा प्रोसेस होके हुँ, ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो हुँ, ऐसा लगता है कि इस नेचर ने खुद चाहती थी कि कोई इसका ऑब्ज़र्वर हो, जो हुँ, मुझे ब्यूटी को ऑब्ज़र्व करे। तो हुँ, उसी हमारे अर्थ पर हमारे पालन-पोषण का पूरा इंतज़ाम किया, यहाँ तक कि उसी ने हमको एक टेलीस्कोप तक पहुँचाया, यहाँ टेलीस्कोप का भी इंतज़ाम उसी ने किया, हुँ, ताकि उसको ऑब्ज़र्व करे, हर तरह से हमारी हेल्प की। इस तरह का कमेंट था। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत अच्छा है। ये वही है जो मौलाना ने लिखा है ना कुन्तु कंज़म मख़फ़ियन फ़अरदतु अन उअरफ़। मैं एक हिडन ट्रेज़र था, तो मैंने चाहा कि जो है मैं डिस्कवर किया जाऊँ। तो फिर मैंने जो है ना इंसान को बनाया। तो एक मशहूर हदीस है, अगरचे कि वो मौज़ू है कहते हैं सनदन, लेकिन मौलाना ने उस पर काफ़ी लिखा है कि मानी के लिहाज़ से ये हदीस बिल्कुल सही है। क्योंकि कुरान के अंदर है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
तो आपकी जो बात जो है ना सेकुलर अल्फाज में वही है लियाबुदून वाली या कुन्तु कंज़म मख़फ़ियन वाली बात जो है आपसे इस तरह निकली है। बहुत ज़बरदस्त बात है वो। तो ठीक है 11 बज रहे हैं फिनिश करते हैं यहीं पर। जी, जी। बिलाल भाई फिनिश कर लें? जी, ओके। जी, जी, इंशाल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सही। अस्सलाम वालेकुम।